हेलो दोस्तों, मैं पूरन देवांगन आज आपके लिए लेकर आया हूं एसीएफ 2016 में पूछे गए गणित के सभी प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन हम पूरे मेथड के साथ करेंगे, साथ ही साथ एनालिसिस भी करेंगे। सो गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं 2017 में पूछे गए गणित के क्वेश्चन, साथ ही साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। इसके अलावा आपको एसीएफ रेंजर की तैयारी के लिए पूरा वीडियो अपलोड होने वाला है पूरे सिलेबस वाइज। सो गाइस, मेरे चैनल में जुड़े रहिए और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट ही मेरा हौसला बढ़ाता है। सो गाइस, सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है कि y इक्वल टू 8x प्लस 16 माइनस 4x स्क्वायर हो तो y का अधिकतम मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये प्रश्न कैसा है आपको पहले समझना होगा। तो प्रश्न की जो प्रकृति है कुछ इस प्रकार है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट में आपको जो प्रश्न दिया है वो रखा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न में आपको मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रश्न में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है वो जो है वो एक्स स्क्वायर का जो डाटा है उस पर डिपेंड करता है। तो पहला कंडीशन क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 0। अगर a 0 से बड़ा है तब के कंडीशन में क्या होगा। अगर a 0 से बड़ा है तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो प्लस इन्फिनाइट होता है। क्लियर है। और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा उसके लिए हम फार्मूला प्रयोग करेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। क्लियर है दोस्तों। a और b और c का वैल्यू कहाँ से लेना है, यहाँ जो दिया गया डाटा उसमें से लेना है। क्लियर है ना। अब सेकेंड कंडीशन हमारा जो है वो क्या है, a इज लेस देन 0। अगर a 0 से छोटा है तब के कंडीशन में क्या होगा। तो अब इस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू जो होगा वो माइनस इन्फिनाइट जाएगा। क्लियर है ना। और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसके लिए सेम फार्मूला प्रयोग करेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। दैट मीन्स आपके प्रश्न में क्या पूछेगा, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव में है तो हमारा मिनिमम वैल्यू प्रश्न में पूछेगा, और a का वैल्यू अगर निगेटिव है तो हमारा प्रश्न में मैक्सिमम वैल्यू को पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, तो y इक्वल टू है 8x प्लस 16 माइनस 4x स्क्वायर में आपको अधिकतम मान निकालना है। तो इसको पहले सेट कर लीजिए। ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप, a का वैल्यू आया -4, b का वैल्यू आया 8 और c का वैल्यू आया 16। तो देखिए दोस्तों, a का वैल्यू 0 से छोटा है या बड़ा। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ a का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। तो a इज लेस देन 0, दैट मीन्स हमको मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग। क्लियर है ना। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू के लिए फार्मूला रख देना है। क्या रखना है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ रख देते हैं 4a का वैल्यू कितना है, -4। क्लियर है। और c का वैल्यू कितना है, 16 माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 8 का वर्ग। क्लियर है। और नीचे में आएगा 4 गुणित a 4a, तो ये हो जाएगा -4। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब चलिए इसको हल कर देते हैं। 16 चौक 64, 64 चौक 256 माइनस में आएगा। क्लियर। और माइनस 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 4 चौक 16 जो है माइनस में आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। इसको हल कर लीजिए। तो 6 4 10 की 0, 6 5 11 और 1 12 की 2, 2 और 1 3, 320 आएगा माइनस में। और माइनस में 16 नीचे रखा हुआ है। माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। 16 दूनी 32। कितना आया दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपका आया 20। क्या ऑप्शन में 20 दे रखा है कहीं पर, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आई होप दोस्तों आपको पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो गाइस, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे दोस्तों, देखिए प्रश्न एक बार ध्यान से देखिए। 2 को 2 से 50 बार गुणा किया जाए तो 2 को 2 से कितने बार गुणा करेंगे, 50 बार गुणा करेंगे तो हमारा जो इकाई अंक में आएगा उसका आंसर पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपको घातांक करने के नियम से मालूम है कि जब आधार समान हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर
51। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक के लिए हमने पहले ही आपको सिखा रखे हैं कि इकाई अंक में क्या करना है, जब भी पावर को कुछ भी आए हमको क्या करना है, किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो ध्यान देंगे 2 का पावर 51/4 और हमेशा लेना है शेष फल। क्या लेना है दोस्तों, शेष फल लेना है। तो चलिए भाग दीजिए। तो 4 16 48 बचेगा हमारे पास शेष फल में 3। क्लियर हुआ। इस शेष फल को पुनः उसी संख्या के पावर में रख दीजिए और हल कर दीजिए। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यदि शेष फल 0 आता तो हम आधार को देखते हैं। यदि आधार हमारा सम है तो आंसर 6 लेना पड़ता, और यदि हमारा आधार विषम है तो हमारा आंसर 1 लेना पड़ता। क्लियर है दोस्तों। तो इसके लिए भी मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो देखिए 8 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमारा, यहाँ आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों पूरा का पूरा मेथड आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन है 777 का पावर 777 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जैसे ही देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में इकाई अंक निकालना सिखाया, उसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर भी निकालना है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, पावर को किससे भाग देंगे दोस्तों, किससे भाग देंगे, 4 से। तो 4 से भाग दे देंगे पावर को। चलिए कुछ इस प्रकार। तो हमको इकाई अंक से मतलब है तो केवल इकाई अंक को लेंगे। ठीक है। तो 7 का पावर हो जाएगा 777। इसको किससे भाग देंगे, 4 से। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए भाग दे देते हैं, और भाग देने के बाद क्या लेना होगा, शेष लेना होगा। तो चलो देखते हैं कितना शेष आता है। तो 7 को भाग देंगे 4 से, तो 4 1 कम 4 3 बचेगा। इस 7 के साथ 37, 4 निया 36 बचेगा हमारा 1। इस 7 के साथ 17, 4 चौक 16, शेष बच जाएगा हमारा 1। शेष को पुनः आधार के पावर में रख देंगे और इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 7 का पावर 1 अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन डी हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो मज़ा आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 सामान्य पासे को फेंका जाता है और ऊपरी फलक पर आई हुई संख्याओं को जोड़कर योग एस बनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से एस का कौन सा मान सर्वाधिक बार आएगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रायिकता से लिया गया एक प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता में जब भी 2 पासे को फेंका जाता है, कितने पासे को फेंका जाता है, 2 पासे को फेंका जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कुल घटनाओं की संख्या जो होती है वो 36 होती है। क्योंकि एक पासा में 6 और दूसरे पासा में भी 6, तो टोटल हमारे पास कितने घटनाएं हो सकती है, 36 घटनाएं टोटल हो सकती है। तो 36 घटनाओं में देखिए एक अगर बार उछालेंगे पासा को, तो जो ऊपरी फलक पर आएगा दोनों पासा के, उनको जोड़ने पर जो भी प्राप्त होगा उसमें सर्वाधिक बार कौन आया है, ऑप्शन में से छांट के निकालना है। तो आपको जनरल नॉलेज में ये मालूम होना चाहिए कि पासा 2 पासा को जब भी ऊपर उछाला जाता है तो उनके आए अंकों का योग मैक्सिमम 12 से अधिक नहीं होगा। ये क्लियर है। क्योंकि पासे में टोटल 6 फलक हो सकते हैं। तो एक पासा का 6 फलक, दूसरे पासा का 6 फलक अगर जोड़ते हैं तो मैक्सिमम कितने नंबर प्राप्त होंगे, 12 अंक योग में प्राप्त हो सकता है। तो इसको हम समझते हैं। चलिए देखिए, तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कहते हैं इसको, कितनी है, 36 है। तो हमको 36 पेयर बनाने पड़ेंगे। अब कौन कौन है ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी से मैं उसको लिख देता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है आपके 36 तरह से जिसको आप 2 पासे को फेंक कर 36 घटनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ने ये कहा है कि इन 36 कंडीशन में से जो भी आएगा उन सभी को जोड़ने पर, ध्यान दीजिए, जोड़कर क्या बनाया गया है, एस। उस एस में कौन सा मान सर्वाधिक आया है उनको पूछा है। तो देखिए इसको जोड़ के देखते हैं कितना आया, 2। इसको देखते हैं कितना आया, 3। ये कितना आ रहा है, 4। ये कितना आ रहा है, 5। ये कितना आ रहा है, 6। ये कितना आ रहा है, 7। यहाँ तक क्लियर हुआ। दोनों फलक को, जो ऊपरी फलक में जो भी आया है उनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्लियर है। तो वैसे ही इसमें क्या होगा दोस्तों, 3, इसके लिए क्या होगा, 4, इसके लिए क्या होगा, 5, इसके लिए 6, 7, 8। क्लियर हुआ। देखिए अगला 4, 5,
6 7 8 9। क्लियर हो रहा है? अगला देखते हैं जोड़ के, 4 और 1 5 6 7 8 9 10। अगला देखेंगे तो 6 7 8 9 10 11। क्लियर है? लास्ट देखेंगे तो 6 और 1 7 8 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए दोस्तों, आपका मैक्सिमम टाइम कौन सा वैल्यू आया? तो मैक्सिमम टाइम देखा गया 7 इसमें आया, 7 इसमें भी आया, 7 इसमें भी आया, 7 इसमें भी आया, 7 इसमें भी आया और 7 इसमें भी आया। तो 7 कितने बार आया दोस्तों? 6 बार आया। यही मैक्सिमम टाइम होगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो दिख रहे हैं वो इनसे कम होंगे। जैसे देखिए 8 को तो 1 2 3 4 5, 8 5 बार आया है। 9 को देख लीजिए 1 2 3 4, 9 4 बार आया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको पूछा गया था कि जब भी दो पासे को फेंका जाएगा तो ऊपरी फलक में जो आएंगे उनको जोड़कर एस बनाया गया है। तो कौन सा मान जो है सर्वाधिक बार आएगा? तो यहाँ पर क्या रहा है दोस्तों? 7 जो है वो सर्वाधिक बार आ रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। क्या 7 कहीं पर नहीं? इसीलिए इसका आंसर जो है वो नॉन ऑफ दीज होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, x को x के x% से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एकदम आसान है। प्रश्न ने कहा x को किससे भाग देना है? x के x% से भाग दिया जाता है। तो x का x% से क्या करेंगे दोस्तों? भाग देंगे। तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? x प्राप्त हो रहा है। तो उस x का वैल्यू उन्होंने पूछा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले परसेंटेज का वैल्यू यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, x डिवाइडेड बाई x इंटू x डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज इक्वल टू होता है 1/100, इक्वल टू हो जाएगा x। ध्यान दीजिए 100 कहाँ जाएगा दोस्तों? ऊपर। तो 100x बटे x इंटू x बराबर x, x कट गया। अब ये हो जाएगा आपका 100 बटे x बराबर x। तो 100 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर कितना है दोस्तों? 10। क्या ऑप्शन में 10 है? जी नहीं। तो आंसर क्या लिया जाएगा इसका? नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आई होप दोस्तों आप सभी को मज़ा आ रहा होगा। वीडियो फटाफट लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप ही के लिए इतने सारे आपके मेहनत मैं कर रहा हूँ। सो गाइस, इस मेहनत को बेकार जाने ना दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें 3 कोण ए बी तथा सी दिए गए हैं। एक सिंबल दिया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस प्रकार से को a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न ने पूछा है। तो देखिए, ये प्रश्न जो है आपके त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सामान्य त्रिभुज जो आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? तो देखिए, हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के अंतःकोण का योग, ठीक है, अंतःकोण का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अंतःकोण दैट मीन्स इंटरनल एंगल। क्लियर है? अब देखिए, आपको मालूम है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन कौन सा कोण को बाह्य कोण बोलते हैं, इसको आप जान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ये भी। ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। तो बाह्य कोण इसको बोलते हैं, बाह्य कोण इसको बोलते हैं, बाह्य कोण इसको बोलते हैं। तो ये जो कोण दिख रहा है उनका योग होता है 360, न कि दिए गए प्रश्न में जो दिख रहा है बाहर जो कोण उसका 360। क्लियर है ना दोस्तों? तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इस पूरे संपूर्ण कोण को देखना होगा यहां पर। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, हमको यहां से यहां तक अगर लेंगे तो कितना डिग्री मिलेगा इस कोण पर? 360, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। यहां से यहां तक देखें तो यहां भी 360, यहां से यहां तक देखें तो यहां से भी 360। दैट मीन्स ए बी सी का पूरा संपूर्ण कोण जो दिखा रहा है अंतः और बाह्य दोनों को मिलाकर वो दिख रहा है 360 प्लस 360 प्लस 360। तो हम लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का संपूर्ण कोण का योग। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 360, 360
प्लस 360, ये टोटल हमारा हो जाएगा 1080। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों मेरे, इस 1080 में पूरा संपूर्ण कोण इंक्लूड है, जिसमें हम आंतरिक कोण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। दैट मीन्स हमारा कितना कोण घट जाएगा, 180 अंश घट जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। अतः अभिष्ट उत्तर, अभिष्ट आंसर क्या मिलेगा, अभिष्ट उत्तर जो है वो हमारा 1080 में 180 घट जाएगा। तो कितना दिखेगा दोस्तों, 900 डिग्री। तो ऑप्शन में क्या 900 डिग्री दिया गया है, देखिए बहुत आसान है। देखिए कहीं पे ऑप्शन में 900 डिग्री दिया गया होगा, ऑप्शन ए में 900 डिग्री दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। ये बाह्य कोण नहीं है, कंप्लीट बाह्य कोण है। क्लियर है ना। तो आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, किसी शहर में सोमवार से शनिवार तक होने वाली बारिश का औसत 0.3 इंच है। रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह होने वाली बारिश का औसत 0.5 इंच हो गया। तो रविवार को कितने बारिश हुई। तो ये दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके औसत चैप्टर से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिए, औसत चैप्टर से रिलेटेड होने के कारण इसमें फार्मूला औसत का लगेगा। क्लियर है ना। तो औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमको यहाँ आवश्यकता होगी पदों का योग। क्लियर है ना। हमको यहाँ आवश्यकता किसकी होगी, पदों का योग। तो पदों का योग कैसे निकालते हैं इसको आप जान लीजिए। तो पदों का योग बराबर होता है औसत गुणित पदों की संख्या। क्लियर है ना। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है सोमवार से शनिवार तक, तो मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे जो है उनका योग निकाल लेते हैं। ठीक है। तो योग बराबर क्या होगा, औसत, औसत है 0.3 और मंडे टू सैटरडे कितने दिन हो गए आपके, मंडे टू सैटरडे आपके हो गए टोटल 6 दिन। तो 6 × 18 1.8। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, प्रश्न ने बोला रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह, नाम किसका लिया है, पूरे सप्ताह, दैट मीन्स मंडे टू संडे का योग निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए मंडे टू संडे का जो औसत था वो क्या है आपका 0.5। तो ये हो जाएगा 0.5 और कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में, 7 दिन होते हैं। तो ये हो जाएगा 3.5। क्लियर है दोस्तों। अब आंसर लेने की बारी आ गई। तो देखिए मंडे टू संडे में मंडे टू सैटरडे को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, संडे का मिल जाएगा, संडे का बारिश। तो संडे का जो बारिश होगा वो क्या होगा, दोनों को घटा देंगे। तो 3.5 माइनस 1.8 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1.7 इंच में आएगा, क्योंकि प्रश्न किस में दिया था, इंच में दिया था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती है, शेषफल 0 होना चाहिए तथा जिसमें किसी भी स्थान पर 8 का अंक आता हो। ऑप्शन दिया गया है 8, 7, 6, 18, 9, 10। क्लियर है दोस्तों। तो 1 से 200 के बीच 8 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होती है इसको ज्ञात करेंगे। लेकिन कंडीशन एक और लगाया है उन्होंने कि किसी भी स्थान पर 8 आना चाहिए, उन्हीं संख्याओं को काउंट करेंगे। क्लियर है। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, देखिए 1 से शुरू करना है तो 1 8 8, जिसमें 8 में क्या आया, इकाई कहीं किसी भी स्थान में क्या आया है, 8 आया है। इसके बाद होगा हमारा 8 छक्के 48, दूसरा हो गया। उसके बाद होगा हमारा 8 दहम 80, 8 11 88। क्लियर है। उसके बाद हमारा होगा सीधा आपका 128। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद होगा हमारा 168 और इसके बाद होगा हमारा 184। क्लियर है। तो कितनी संख्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल नंबर कितने हो गए, 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है कि a1 = 1 तथा an+1 = 2an+5, जहां पर n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफिनिट तक हो तो a100 का मान क्या होगा। a100 का मान आपको पूछा है। तो चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, आसान है। तो a1 = आपको दिया है 1,
यहाँ तक क्लियर है। और एक इक्वेशन और दिया आपको an+1 इक्वल टू 2an+5, ये आपको इक्वेशन जो आपके प्रश्न में दिया गया है। क्लियर है ना। अब ध्यान देना है, जहाँ n इक्वल टू आपको क्या रखने कहा है, 1 2 3 4 रखने को कहा है। क्लियर है। तो हम n इक्वल टू 1 रख कर देख लेते हैं। क्लियर है ना। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो a1+1 इक्वल टू 2a1+5 यही होगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 का वैल्यू कितना है 1, तो 2 गुणा 1 + 5। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, a1+1 इक्वल टू a2, ठीक। यहाँ हो जाएगा आपका 2 और +5 हो जाएगा 7। अब देखिए क्या ऑप्शन में कोई 7 वाला कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, जी नहीं। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं 6 गुणा 2 का पावर 1 -5, 6 दूनी 12 -5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हमारा एक इक्वेशन मिला a2 बराबर ये, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब देखिए n इक्वल टू हम रख कर देखते हैं 2। क्लियर। तो हमको क्या मिलेगा, a2+1 इस इक्वेशन में रखना है ना, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 2a2 प्लस हो जाएगा 5। a2 का वैल्यू कितना है 7 रख सकते हैं, या इस फॉर्मेट को भी आप रख सकते हैं। ठीक है। तो मैं 7 रख दे रहा हूँ, तो 2 गुणा 7 + 5। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा a3 बराबर, देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 7 दूनी 14 + 5 हो जाएगा आपका 19। क्लियर है ना दोस्तों। अब 19 को लिख सकते हैं 19 को लिख सकते हैं 6 गुणा 2 का पावर 2 -5, 6 चौक 24 -5 आपका हो जाएगा 19। तो a3 बराबर आपको मिला 6 × 2 पावर 2 ± 5। तो a3 बराबर मिला आपको 6 × 2 पावर 2 -5। क्लियर है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ दो हमने वैल्यू रखे n का वैल्यू 1 रखा और n का वैल्यू 2 रखा। तो क्या क्या हुआ, तो देखिए 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है गुणा के रूप में। क्लियर है। 5 माइनस में इसमें भी है, 5 माइनस इसमें भी है, यहाँ तक भी क्लियर है। और देखिए 2 का पावर 1 और यहाँ 2 का पावर 2। देखिए 2 का पावर 1 कैसे आया, n का जो वैल्यू है वही 2 के पावर में लगा। क्लियर है ना। यहाँ पर भी n का वैल्यू जो था वो 2 का पावर में लगा। इसलिए हम इस बेसिस पर क्या करेंगे, a100 का मान निकालेंगे। देखिए a3, a4, a5, a6 ऐसे निकालेंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए हमने केवल और केवल 2 वैल्यू का मान निकाला। उसके बाद आपको इस कॉन्सेप्ट को समझकर a100 का मान निकालना है। तो देखिए a100 का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, a100। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो a100 जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, a99 + 1 यही होगा, क्योंकि हमको जो इक्वेशन दिया है उसमें n+1 दिया है और n+1 को उन्होंने जोड़कर बताया 100। ठीक है ना। तो हम इसको a99 + 1 किए, अर्थात यहाँ n का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, 99 आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए अब a100 का मान निकालते हैं। तो देखिए 6 दोनों के लिए कॉमन था तो इसमें भी कॉमन रहेगा, इनटू 2 पावर क्या रखेंगे, जो n का वैल्यू था वही रखेंगे, क्योंकि जहाँ देखिए n का वैल्यू 1 था वही 2 को पावर में रखा, n का वैल्यू 2 था तो वही 2 को पावर में 2 रखा। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना मिला 99, तो 2 के पावर में हो जाएगा 99। क्लियर हुआ। और -5 दोनों के लिए क्या था, यहाँ पर कॉमन था, तो यहाँ के लिए भी क्या होगा, कॉमन होगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए हमारा जो फॉर्मेट है a100 वो कुछ इस प्रकार आएगा। तो क्या ऑप्शन में आपको ऐसा कोई डाटा मिला है, जी हाँ मिला है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल में बजती हैं। मिनट ध्यान दीजिएगा है ना प्रश्न में। प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ बजेंगी, अर्थात कब बजेंगी नेक्स्ट टाइम एक साथ, उनको प्रश्न ने पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक साथ वाली जब भी बात आएगी प्रश्न में, हमेशा प्रश्न का आप LCM निकालिएगा। क्या निकालिएगा दोस्तों, LCM निकालिएगा। तो चलिए देखते हैं 15, 20 और 25 का LCM। तो देखिए कितना आएगा देख लेते हैं, 5 से भाग देते हैं, 5 तिया 5 चौक और 5 पंचे, और किसी संख्या से अंदर के 2 संख्या विभाजित होगा क्या, जी नहीं, तो इसी का गुणनफल ही हमारा LCM होगा।
तो 5 चौक 20 और 20 दिया 60, 60 पंचे 300, कितना आया दोस्तों 300 मिनट। क्यों मिनट लिखा मैं, क्योंकि प्रश्न में आपको मिनट दिया गया है, क्लियर है ना। तो 300 मिनट के अंतराल में वो हर बार क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। तो प्रश्न में बोला गया, इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, 300 बटे क्या कर लेंगे 60, तो ये हो जाएगा आवर में। तो 0 0 कट गया, 6 पंचे 30, कितने घंटे बाद और बजेंगी, 5 घंटे बाद। तो प्रश्न ने बोला है कितने, प्रातः 9 बजे, मतलब सुबह 9 बजे बजा है आपके एक साथ। तो अगला जब बजेगा तो कितने घंटे गैप रहेगा, कितने घंटे गैप रहेगा, 5 आवर का गैप रहेगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा अपराह्न 2 बजे, क्योंकि 9 और 5, 9 5 कितना होगा 14। तो 14 बजे आपका ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 बजे, और 2 बजे दोपहर, ठीक है, दोपहर को बोलते हैं अपराह्न, क्लियर है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 बजे अपराह्न, क्लियर है दोस्तों। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बी, क्लियर है। आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनको आप ध्यान से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बस 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। यदि यह बस पहले 3 घंटे में उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चौथे घंटे में बस की चाल क्या होगी, ये प्रश्न ने पूछा है दोस्तों। ये प्रश्न जो है आपके समय दूरी वाले चैप्टर से लिया गया है, क्लियर है ना। तो आपको ध्यान देना है, समय दूरी वाले चैप्टर के लिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्लियर है दोस्तों। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्लियर है ना। अब देखिए 180 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 4 घंटे में तय करता है। प्रश्न ने क्या कंडीशन दिया कि 3 घंटा हो गया और वो चाल चला 50 किलोमीटर पर आवर की दर से। तो देखिए यहाँ पर जो दूरी होगा वो क्या निकल जाएगा, तो हमारे पास कुल दूरी जो है वो क्या है 180 किलोमीटर है, क्लियर है ना। अब 3 घंटे में चली गई दूरी निकाल लेते हैं, 3 घंटे में चली गई दूरी, तो 3 घंटे में कितना दूरी चला, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल से क्या हो जाएगा, समय का गुणा हो जाएगा, पक्षांतर होगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आपका चाल है 50 और समय है कितने घंटे, 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटे वाला निकाल रहे हैं, क्लियर है ना। और इसकी औसत चाल कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो कितना किलोमीटर चले गया दोस्तों, 150 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 3 घंटे में तय कर लिया, क्लियर है। अब बचा कितना दूरी आपके पास, शेष कितने दूरी बच गए, शेष दूरी, तो शेष दूरी 180 टोटल था हमारे पास, जिसमें से 150 उन्होंने 3 घंटे में चल दिया। तो हमारे पास शेष दूरी कितने बच गए, 30 किलोमीटर बच गया, क्लियर है ना। 30 किलोमीटर दूरी बच गया और शेष समय कितना बच गया हमारे पास, शेष समय देखिए टोटल टाइम बताया था उन्होंने 4 घंटे, जिसमें से 3 घंटे तो उन्होंने चल लिया, क्लियर है ना। तो हमारे पास टाइम जो है वो कितने आवर हुआ, 1 आवर हुआ। यहाँ से हम दोस्तों क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है हमारे पास 30 किलोमीटर और समय है हमारे पास 1 घंटे, तो आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, एसीएफ के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथमेटिक्स हो। 2016 और 2017 में पूछे गए सारे प्रश्न हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शेयर भी कीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 123 है, यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 तथा दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये पूछा है। तो देखिए प्रश्न में एकदम आसान है। अच्छा, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है वो अनुपात व समानुपात चैप्टर से लिया गया है, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या बोला है, पहली और दूसरी का जो अनुपात है वो क्या बोला है, यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:2, दैट मीन्स 3:2। यहाँ तक क्लियर हुआ। प्रश्न ने एक और कंडीशन दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या का, दूसरा और तीसरा संख्या का जो रेशियो है वो दिया है 5:8, क्लियर है दोस्तों। तो इसको आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, तीनों को एक रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको एक साथ रेशियो में हम कन्वर्ट करते हैं 1, 2 और 3 तीनों नंबर को। तो देखिए 1 का वैल्यू आया 3, 2 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 2, क्लियर है। यहाँ पर 2 का वैल्यू 5, तो ओवरलैप नहीं करेंगे, इसको नीचे लिख देंगे,
क्लियर है ना। और ये 3 का वैल्यू कितना है, 8 दिया है। क्लियर है दोस्तों। जो मीडिएटर है उसको हम पकड़ेंगे और तिरछा गुणा करेंगे। क्लियर है। और इन दोनों का भी गुणा होगा। तो देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा का एक साथ अनुपात आ गया 15:10:16। क्लियर हुआ। अब प्रश्न में बोला गया है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को अगर ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 123। ये प्रश्न ने बोला है। क्लियर है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। रेशियो में देखो सबसे बड़ा कौन है, उसी को डायरेक्ट निकालेंगे। क्लियर है। सभी को अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हमारा रेशियो में सबसे बड़ा कौन है, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर हम निकाल लेते हैं टोटल। तो तीसरा नंबर के लिए क्या होगा, यहां पर देखिए किसी भी संख्या को निकालने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एक बार समझ लीजिए। कुल संख्या को यहां रखते हैं गुणा, ठीक है, भाग बटे कुल भाग। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कुल हमारे पास कितना है 123, और जो प्रश्न में आपको जिसका निकालना है उसका भाग ऊपर में रखना है। कितना भाग है, 16 भाग। तो 16 को ऊपर रखेंगे और कुल भाग दैट मीन्स सबको जोड़कर रख देंगे। 15, 10, 25, 25 और 16 आपका हो जाएगा 41। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो चलिए भाग दे दीजिए। 41 है कम, 41 तिया 16 तिया 48। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 48 आ गया। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन सी। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस एकदम आसान क्वेश्चन हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन, औसत से, आयु से, ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समतल में 20 बिंदु हैं जिनमें 6 संरेख हैं। इनमें से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, यह प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन में 196, 176, 175, 191 और इनमें से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आसान है ये भी। 1 2 3 4 5 6 संरेख है। कितने बिंदु, 6 बिंदु संरेख है। दैट मीन्स वो एक ही रेखा पर मौजूद है। संरेख दैट मीन्स एक ही रेखा पर। क्लियर है। तो 6 बिंदु जो है एक ही रेखा पर है। तो यहां से जो रेखा खींची जाएगी वो कितनी खींची जा सकती है, एक ही खींची जा सकती है 6 बिंदु से लेकर। लेकिन बाकी जो और बच गए हमारे पास 14 बिंदु कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम कुछ भी कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है। तो 14 बिंदुएं और हैं। तो हमको क्या करना है दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारे पास टोटल 20 बिंदु है, जिसमें से हम 2-2 बिंदुओं को लेकर ऐसे हम रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि बाकी जो बिंदु है वो संरेख नहीं है। तो हमारे पास जो रेखा होगी वो संरेख रेखा नहीं बनेगी। एक ही रेखा में दो से अधिक बिंदु नहीं आ पाएंगे। क्लियर है ना। तो हमको इसके लिए कुछ भी रेखाएं इस प्रकार से ऐसे खींच सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे अगर प्रश्न में आए, बहुत सारे खींचा जा सकता है, ऐसे कुछ भी खींच सकते हैं हम, किसी को बिंदु को भी लेकर। तो अगर प्रश्न में ऐसा प्रश्न आए तो हमको ऐसे खींच के गिनने में बहुत दिक्कतें होंगी। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है आपके संचय से आता है। ठीक है। n वस्तुओं में से किसी r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या बराबर होती है हमारी NCR। क्लियर है दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r पूरे का एक साथ फैक्टोरियल होता है। अब इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से समझिए, इसी कॉन्सेप्ट में रखना है। तो हमारे पास टोटल कितनी रेखाएं हैं, हमारे पास टोटल कितने बिंदु हैं, 20 बिंदु हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने बिंदु हैं, 20। तो हम उसको 20 बिंदु में से 2-2 को लेकर खींचना है, बताया, क्योंकि 6 संरेख है लेकिन बाकी तो संरेख नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, 2-2 रेखा को लेकर रेखा खींच सकते हैं। 3 रेखा तो एक साथ नहीं आएगा ना। ठीक है। केवल 6 रेखा को छोड़कर बाकी जो रेखा होंगे वो 2-2 रेखा से ही खींच जाएंगे। तो हम पहले मानते हैं कि कोई संरेख नहीं है। तो 20 में से 2 जो है 2-2 को लेकर हमने कॉम्बिनेशन बनाया। क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें 6 जो संरेख हैं उसको क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो कितने संरेख हैं, 6 बिंदुएं जो है वो संरेख है, प्लस कर देंगे 1। क्यों, क्योंकि इन 6 बिंदुओं में से 2-2 को लेकर अगर कॉम्बिनेशन बनाए तो जो भी आएगा वो माइनस हो जाएगा, और इन सभी 6 जो बिंदु हैं एक रेखा में है, इसीलिए यहाँ पर +1 किया गया है। क्लियर है दोस्तों। तो
तो इसको हल कर दीजिए, फॉर्मेट में इसी में रखना है, ठीक है। तो n का मान क्या है यहाँ पर 20, तो 20 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 20 माइनस 2 पूरे का फैक्टोरियल, क्लियर हुआ। माइनस 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 पूरे का फैक्टोरियल प्लस हो जाएगा 1, क्लियर है दोस्तों। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 20 फैक्टोरियल इसको हम करेंगे विस्तार, तो 20 गुणा 19 गुणा 18 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 को विस्तार करेंगे 2 गुणा 1 और इसको हम रखेंगे वैल्यू तो 18 फैक्टोरियल, क्लियर हुआ। माइनस 6 फैक्टोरियल को हम विस्तार करते हैं तो 6 गुणित 5 गुणित 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 गुणित 1 गुणित 4 फैक्टोरियल, यहाँ तक क्लियर। प्लस लिख देंगे हम 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल कट गया, 18 फैक्टोरियल कट गया, हमारे पास बचा क्या 2 नीचे में 20 गुणित 19, तो 2 से भाग देंगे, 2 दाहम 10 गुणित 19, तो ये हो जाएगा 190 माइनस 2 एकम 2 तिया 5 तिया 15 प्लस 1, 190 में 15 घटाएंगे 175 और प्लस 1 करेंगे 176, तो हमारा टोटल बिंदुओं की संख्या, रेखाओं की संख्या कितनी आएगी 176। आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 60 व्यक्तियों के एक समूह में 30 हिंदी तथा 35 अंग्रेजी तथा 5 अन्य भाषाएं पढ़ते हैं, तो कितने लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं, ये प्रश्न ने पूछा है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुल हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति 60 हैं, ठीक है, लेकिन डाटा कितने लोग का दिया है, तो डाटा के हिसाब से कुल व्यक्ति क्या होगा, तो हिंदी, अंग्रेजी और अदर, ठीक है, इनको मिलाकर कितना हो रहा है। देखो, हिंदी में 30 लोग हैं, अंग्रेजी में 35 लोग हैं और अदर में कितने लोग हैं, 5 भाषाएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 5 लोग अन्य भाषाएं पढ़ने वाले हैं। तो 30, 35 और 5 टोटल कितने हो गए 70, लेकिन हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितना है 60 और आंकड़ा कितना है 70। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके जो 10 लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषय पढ़ रहे हैं, क्लियर है। इन दोनों को घटा दीजिए, मिल जाएगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले, क्लियर है ना, दोनों पढ़ने वाले, तो दोनों पढ़ने वाले क्या हो जाएंगे 70 माइनस 60, ये हो जाएगा आपका 10, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या मिला आपको, डी। आई होप दोस्तों आप सभी को ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और बहुत सारे लेकर आने वाला हूँ। एसीएफ और रेंजर की तैयारी करना आप आसान हो जाएगा आपको 50 नंबर के लिए। गणित और रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको यहाँ से प्रोवाइड करने वाला हूँ दोस्तों। सो गाइस सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।